स्वागत है आपका कथा सागर में। आइए सुनते हैं कहानी नथ का अगला भाग। दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने चली आई। पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देखकर उसका जी भर आया। अपनी भाषा में फुसफुसाकर उसने पुट्टी के हृदय का भेद लेने की बड़ी चेष्टा की, पर पुट्टी सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। उसके पीछे खड़ी उसकी सास और ननद आग्नेय दृष्टि से उसकी माँ को देख रही थी। किसी ने उससे बैठने को भी नहीं कहा। तब गुमान अपने मित्रों की टोली के साथ शिकार खेलने गया हुआ था। लौटने पर अपनी माँ के अपमान की बात पुट्टी ने अपने ही तक सीमित रखी। इसी बीच गुमान सिंह के जाने का दिन आ गया। जाने से कुछ घंटे पहले उसने अपने खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की एक चीज़ लाया हूँ, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू की ढेरी के नीचे गाड़ कर रख देना। पुट्टी डबडबाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती रही। कहती वे क्या? अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी ही तिब्बती भाषा में ठीक से व्यक्त कर सकती थी, और उस भाषा के दुरूह शब्द उसका पति कैसे समझता? पतली मूछों के नीचे पति की मीठी हंसी के सपने देखती बेचारी आलू के ढेर पर सिसकती रही। एकाएक उसे पति के शब्द याद आए। इसे अकेले में देखना पुट्टी। हाथ की बादामी थैली को वह भूल ही गई थी। क्या लाया होगा गुमान? कांपते हाथों से उसने पोटली खोली और चौंक कर पीछे हट गई। पोटली से यदि काला नाग भी फन उठाए निकल आता तो भी वह शायद इतनी नहीं चौंकती। पोटली से उसके पीले गोल चेहरे की परिधि से भी बड़ी पीले चोखे सोने की नथ झक झक दमक उठी। लाल सफ़ेद और हरे कुंदन का जड़ाऊ लोलक उसके हाथ का स्पर्श पाकर घड़ी के पेंडुलम सा डोल उठा। सहसा उसकी आंखें पति के प्रति कृतज्ञता से डबडबा आई। एक दिन उसने ग्राम के प्रधान की बहू की नई नथ देखकर पति से आलू के इसी ढेर पर बैठकर एक नथ की फरमाइश की थी। हाथ के इशारे से ही उसने अपनी छोटी सुघड़ नासिका के इर्द गिर्द अंगुली से घेरा खींच खींच कर भूमिका बांधी थी। पहले गुमान समझा नहीं था और फिर कैसे ठठाकर हंसा था। आज उसी आलू के ढेर पर नथ चक चक कर रही थी, पर उसे पहनकर बैठेगी तो देखेगा कौन? टप टप कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। न जाने कब उसकी माँ आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई थी। सास और ननद गुमान को छोड़ने बस स्टैंड गई थी। पुट्टी की माँ शायद बाजार करने जा रही थी। माथे पर पोटली की गांठ बंधी थी। दामाद से वह कल ही मिल ही थी। सुबह से ही पुट्टी के लिए उसका मन न जाने क्यों व्याकुल हो उठा। सूजी सूजी आंखों से माँ को निहार कर पुट्टी ने इशारे से नथ दिखाई। पोटली को नीचे उतारकर माँ पुत्री के निकट खिसक आई। नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। बाप रे बाप, कम से कम 6 तोले की है पुट्टी। इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहाँ से आया? क्या पता माँ, कह गए हैं अम्मा से बचाकर जमीन में गाड़ देना। पुट्टी की माँ की आंखों में समधुन के प्रति घृणा उभर आई। ठीक ही तो कह गया, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। ला ला, जल्दी से कुछ ला, गाड़ कर रख दूंगी, नहीं तो फिर बुढ़िया आ जाएगी। एक बार पहन तो बेटी, मैं भी देखूं। ऐसी नथ और ऐसा तेरा रूप, एक बार तो देख जाता अभागा। सुंदरी पुत्री के सौम्य चेहरे पर नथ की शोभा देखकर उसकी आंखें भर आईं। डलिया में धरे टूटे दर्पण को निकालकर पुट्टी ने चटपट अपना चेहरा देखा तो स्वयं लाज से लाल पड़ गई। छी, कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। ऐसा कहकर वह माँ से अपने सौंदर्य की स्तुति बार बार सुनना चाह रही थी। तू अच्छी नहीं लग रही है तो कौन अच्छी लगेगी? तेरी घुसट सास। अच्छा, ला उतार नथ, मैं चट से गाड़ दूँ। ऐसी चीज़ क्या बार बार बनती है? जब तक पुट्टी की सास और ननद लौटी, माँ बेटी ने 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर नथ को गाड़ दिया था। नथ का इतिहास माँ बेटी तक ही सीमित रह गया। फिर धीरे धीरे युद्ध की दारुण विभीषिका में पुट्टी भटक कर रह गई। भांति भांति के भयावने समाचार सुनकर वह तड़प कर रह जाती। कभी सुनती कुमाऊं के असंख्य वीर जवानों के पावन रक्त से
अबीर से नेफा और लद्दाख के वन वनांत रंग गए हैं। कभी सुनती निशंस चीनी हत्यारों ने चारों ओर से घेर कर कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी टुकड़ी को मोर्टार तोपों से भून दिया है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।